बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हमने सॉल्यूशन केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। उसमें आज हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है। इससे पहले हमने सॉल्यूशन केमिस्ट्री में बेसिक सॉल्यूशन की टर्म्स को स्टडी किया था। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। और उसके बाद हमने राउल्स लॉ को डिस्कस किया, राउल्स लॉ की डेरिवेशन को, उसकी एप्लीकेशन को हमने स्टडी किया। इन शॉर्ट राउल्स लॉ हमें क्या बताता था, उसी से ही ये रिलेटेड हमारा टॉपिक है। राउल्स लॉ हमें ये बताता है कि लिक्विड्स की या जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें हमारे पास जिस तरह बॉइलिंग पॉइंट है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को वहाँ पे हमने मोस्टली कंसिडर किया था। तो वो ये बताता है कि जब आप एक सॉल्यूशन बनाते हैं और उसके अंदर आप सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, तो अब सॉल्वेंट पहले एक लिक्विड था, उसकी एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसका एक वेपर प्रेशर की एक वैल्यू होगी किसी एक फ़िक्स टेम्परेचर पे। तो जब आप सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसकी इन प्रॉपर्टीज़ में चेंज आती है। राउल्स लॉ हमें वो क्वांटिटेटिव रिलेशन बताता है कि आप जितना उसमें सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे, सॉल्यूट के ऐड करने के साथ-साथ उसकी उन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, उसके वेपर प्रेशर के अंदर, उसके फ्रीजिंग पॉइंट या इस तरह की जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके अंदर जो है वो क्या आएगा, चेंज आएगा। तो उसमें हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का हमने एक क्वांटिटेटिव रिलेशन देखा था, जिसके अकॉर्डिंग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड ऑफ अ सॉल्वेंट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। ये हमारे पास एक मैथमेटिकल रिलेशन आया था। आज के इस लेक्चर में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सॉल्यूशंस के अंदर कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है, सॉल्यूशन की कौन सी ऐसी फिज़िकल जो है करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के क्लासिफिकेशन के अंदर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। इसके अंदर हर वो प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की हर वो प्रॉपर्टी, हर वो उसकी करैक्टरिस्टिक जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन चेंज होने से चेंज हो जाए, उसकी वैल्यू में फ़र्क आ जाए, वो हमारे पास क्या कहलाती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इसका क्या मतलब है, इसको देखते हैं एग्जांपल से तो बात क्लियर हो जाएगी। देखें, हमने स्टडी किया कि हम जानते हैं लिक्विड्स की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लिक्विड की विस्कासिटी होती है, लिक्विड का सरफेस टेंशन होता है, ठीक है। इसी तरह लिक्विड का आपके पास जो है एक डेंसिटी की वैल्यू होती है, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है, लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर होता है। ये सारी चीज़ें एक लिक्विड के साथ जुड़ी होती हैं, जिनको हम स्टडी करते हैं, वैल्यूज़ को डिफरेंट तरीके से हम फाइंड करते हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशंस देते हैं। अब ये सारी लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, इनमें से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी और उनको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं। सारी प्रॉपर्टीज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ नहीं है, सिर्फ वो प्रॉपर्टीज़ जिनकी क्वांटिटी जो है, सॉरी, जिनकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाए सॉल्यूट की कंसंट्रेशन चेंज होने से। हमें पता है कि सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। अगर एक बाइनरी सॉल्यूशन है, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट आपके पास मौजूद है, लेट्स सपोज 100 ml आपने पानी लिया हुआ है, उसके अंदर आप सॉल्यूट ऐड करते जा रहे हैं। मेथनॉल आप ऐड करते हैं, 5 ml आपने ऐड किया, आपने 10 ml भी ऐड कर सकते हैं और 15 ml भी ऐड कर सकते हैं। तो डिफरेंट आप अगर वॉल्यूम, डिफरेंट कंसंट्रेशन, डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स, डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कोई भी यूनिट आप ले लें, अगर सॉल्यूट उसमें सॉलिड में है तो उसके ग्राम की आप बात कर सकते हैं, कितने ग्राम आपने उसके अंदर सॉल्यूट ऐड किया। तो अगर आप डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उस डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का लिक्विड्स की किन प्रॉपर्टीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, कौन सी ऐसी लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ हैं जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन चेंज होने से उनकी वैल्यू पे फ़र्क पड़ जाए, फ़र्क आ जाए, तो वो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या कहलाएंगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहलाएंगी। ठीक है, इसका ये मतलब है
कि अगर आपके पास एक प्योर सॉल्वेंट था, फॉर एग्जांपल वाटर है, उसका आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर क्या होता है, बॉयल होता है। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर आपने उसी वाटर के अंदर कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिया, आपने उसके अंदर नमक ऐड कर दिया, चीनी ऐड कर दी, मेथनॉल, कोई भी सॉल्यूट उसके अंदर आपने ऐड किया, सोल्यूशन बन गया। उसके बाद आप उस सोल्यूशन का सैंपल लें, उस सोल्यूशन का आप बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करें तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा, है तो उसमें वही पानी, लेकिन आपने क्या ऐड किया, सॉल्यूट ऐड किया, अब वो सोल्यूशन बन गया। अब जो सॉल्यूट ऐड किया वो जाकर उसकी इस प्रॉपर्टी पे इफेक्ट करेगा, इसको इन्फ्लुएंस करेगा, इसको चेंज कर देगा। अब पहली बात तो यह है कि चेंज आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो चेंज क्या होगी, वो चेंज बढ़ेगी या कम होगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या कम होगा। तो इसको भी डिटेल में हमने स्टडी करना है कि कोई भी लिक्विड की प्रॉपर्टी सॉल्यूट के ऐड करने से कम होती है या बढ़ती है, कि वो कम होना भी एक चेंज है, बढ़ना भी चेंज है। तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि चलें, ये भी हमें पता चल गया चेंज आई, ये भी पता चल गया कि वो कम हुई या बढ़ी, बॉइलिंग पॉइंट के केस में ये बढ़ेगा। तीसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर उसके अंदर वो चेंज आई है, बॉइलिंग पॉइंट उसका सोल्यूशन का इंक्रीज हुआ है सॉल्यूट को ऐड करने से, तो कितनी उसके अंदर चेंज आई, कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, 100 के बाद 101 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। ये चीज़ डिपेंड करती है कि कितनी उसके अंदर चेंज आई, ये डिपेंड करेगी आपकी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पे। और एग्जैक्ट यही चीज़ हमने राउल्स लॉ के अंदर डिस्कस की है, जिसमें ये बताया गया था कि वेपर प्रेशर के अंदर जो चेंज है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के अंदर जो कमी आती है सॉल्यूट को ऐड करने से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के। जितना ज़्यादा आप सॉल्यूट डालेंगे सॉल्यूशन के अंदर, जितनी सॉल्यूट की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी, जितना सॉल्यूट की कंसंट्रेशन उसके अंदर ज़्यादा होगी, उतना वेपर प्रेशर के अंदर लोअरिंग होगी। यानी अगर आपके पास प्योर सॉल्वेंट का 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी mmHg उसका वेपर प्रेशर था, तो जितना ज़्यादा आप उसके अंदर सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते जाएंगे, उतना उसके वेपर प्रेशर के अंदर ज़्यादा कमी आएगी। 40 mmHg हो जाएगा, 30 mmHg हो जाएगा, 20 हो जाएगा, जितना ज़्यादा आप सॉल्यूट उसके अंदर ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने वहाँ पे देखा था। आज के इन लेक्चर्स में हमने यही चीज़ें, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में डिस्कस करना है, इनका आपस में लिंक देखना है कि इन डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का आपस में क्या ताल्लुक है, क्या लिंक्ड है। और तीसरे नंबर पे हमने देखना है कि इनकी क्या एप्लीकेशन क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ से हम क्या चीज़ सोल्यूशंस की फाइंड कर सकते हैं। और फोर्थ नंबर पे हमने ये देखना है कि इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को अगर एक्सपेरिमेंटली लैब में हमें कहा जाए प्रैक्टिकली परफॉर्म करें कि कितनी लोअरिंग हुई, तो उसके लिए कौन से मेथड्स हैं, कैसे हम इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारा एक थीम, एक समरी पूरे लेक्चर की आपके पास आ गई। अब इसको हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी लिक्विड की 4 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अगर एक लिक्विड पड़ा है, जब तक वो पड़ा रहेगा प्योर फॉर्म में है तो कोई चेंज नहीं आएगी। उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का आप जहाँ मर्जी ले जाएं, जब मर्जी फाइंड करें, जब तक वो प्योर वाटर है 100 डिग्री पे ही बॉयल होगा। ठीक है, लेकिन जब आप इसके अंदर सॉल्यूट ऐड करेंगे, इसका कोई सोल्यूशन बनाएंगे, तो इसके अंदर चेंज आएगी। अब देखिए, सॉल्यूट ऐड करने से जो प्रॉपर्टी चेंज हो जाए वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसलिए हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह वेपर प्रेशर एक लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसी तरह आपके पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं: वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। इनको वन बाय वन हमने डिटेल में डिस्कस करना है। आज हम इस लेक्चर में स्टडी करते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लिक्विड्स की सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर। तो पहले लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को स्टडी करने से पहले हमें यह देखना होगा कि लिक्विड के वेपर प्रेशर से क्या मतलब है, क्या मुराद है। नॉर्मली हम कहते हैं, जब हम गैसेस की बात कर रहे थे, कि प्रेशर जो है क्या होता है, फोर्स है पर यूनिट एरिया। गैस का प्रेशर होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स जितनी पावर के साथ एक दूसरे के साथ या वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं, वो गैस का प्रेशर होता है। जब भी प्रेशर की बात होगी सिंपल, तो सिर्फ गैसेस
कि हम बात करेंगे गैसेस का प्रेशर होता है, लिक्विड्स का या सॉलिड का प्रेशर कोई मानी नहीं, ठीक है, इनको प्रेस नहीं किया जा सकता। वेपर प्रेशर क्या है, ये एक और टर्म है। प्रेशर जहाँ पे आ गया तो अंडरस्टूड बात है, इसका मतलब आप यूँ समझ लें कि वहाँ पे गैस इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे वेपर प्रेशर है, प्रेशर आ गया तो मतलब गैस, लिक्विड के अंदर को गैस इंट्रोड्यूस करेंगे, वो कोई प्रेशर एक्सर्ट करेगी, उससे मुराद कोई वेपर प्रेशर होगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले वेपर प्रेशर क्या है। सारे जो कंसेप्ट्स हैं, बेसिक्स हैं, ये अगर आपको अच्छे से क्लियर होंगी तो ही आप टॉपिक को समझ पाएंगे। तो टॉपिक तो हमारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, लेकिन ये कंसेप्ट तभी समझ आएगा जब आपको ये पता होगा कि बेसिकली वेपर प्रेशर है क्या। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। वो ये कहता है कि जब आप कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्यूशन बनता है, सॉल्वेंट का जो पहले वेपर प्रेशर होगा कुछ भी है, जब सॉल्यूट ऐड करेंगे कोई उसके अंदर, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पे वोलेटाइल सॉल्यूट लिखा हुआ है, ये मिस्टेकनली शायद लिख दिया गया, यहाँ पे आप ऐड कर लें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप नॉन वोलेटाइल का लफ्ज़ लिख दें। अब मैं ये बता रहा था कि वेपर प्रेशर क्या होता है। हम जानते हैं कि कोई भी लिक्विड हो आपके पास, वो सिंपल वाटर हो, वो कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो, वो कोई भी लिक्विड, आप उसको ओपन बर्तन में, ओपन एनवायरनमेंट में रखें। एनवायरनमेंट का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा, 20 डिग्री 30 डिग्री कोई भी हो सकता है। उस टेम्परेचर पे आपने अगर उस लिक्विड को रखा, आप लेट्स सपोज करें कि आपने 10 ml लिक्विड रखा था, आप 1 घंटे बाद आएँ, जाएँ अपना काम करें, सो जाएँ बेशक, 1 घंटे बाद आएँ, 2 घंटे बाद आएँ, आप दोबारा उस लिक्विड को लें, उसका वॉल्यूम मेजर करें, वो 10 ml नहीं होगा, कम होगा। तो कॉमन सेंस की बात है, जा रहे आप क्या कहेंगे जी कि हमने धूप में चौंके रखा था तो कुछ पानी जो है वो एवेपोरेट कर गया, कुछ लिक्विड एवेपोरेट कर गया, उसके वेपर्स बन गए। अब कितना एवेपोरेट किया ये ज़ाहिर है उस लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा हाईली वोलेटाइल लिक्विड होगा, जितना ज़्यादा लिक्विड के मालिक्यूल्स की जो इंटर मालिकुलर फोर्सेज हैं जितनी ज़्यादा वीक होंगी, वो उतना जल्दी वोलेटाइल होगा, यानी उतना जल्दी, उतना ज़्यादा उसके वॉल्यूम में कमी आएगी, उसके उतने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपने इक्वल वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल एंड वाटर को रख दिया इक्वल एनवायरनमेंट में, इक्वल टेम्परेचर पे, तो 1 घंटे बाद अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि पेट्रोल ख़त्म हो चुका होगा या बहुत कम होगा, जबकि पानी जो है उसके 1-2 उसके ml ही वेपर्स में गए होंगे। तो ये उनकी नेचर पे डिपेंड करता है, वोलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन एक बात आपने पढ़ी होगी कि एवेपोरेशन का जो प्रोसेस है हर टेम्परेचर पे होता है, चाहे वो 10 डिग्री है, 15 डिग्री है, 20 डिग्री है, 50 डिग्री है, हर टेम्परेचर पे एवेपोरेशन होती है। हाँ, रेट ऑफ एवेपोरेशन डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट होगा। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर देंगे, जितना ज़्यादा टेम्परेचर पे आप रखेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे एक बात आप समझ लें क्या, कि हर लिक्विड जो है वो एवेपोरेट करता है, उसकी एवेपोरेशन होती है। रेट ऑफ एवेपोरेशन डिफरेंट लिक्विड्स का डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अब बात क्या है कि अगर आपने लिक्विड को रखा, वो एवेपोरेट हो गया, उसके वेपर्स जो है वो एनवायरनमेंट में चले गए, लेकिन अगर वो क्लोज्ड वेसल में आपने लिक्विड को रखा था, किसी बंद बर्तन के अंदर, एवेपोरेशन तो वहाँ पे भी होगी। 30 डिग्री टेम्परेचर है, कोई भी एक फिक्स टेम्परेचर पे आपने रख दिया, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जो भी उसका रेट ऑफ एवेपोरेशन होगा, उस रेट के साथ उस लिक्विड के क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। वो वेपर्स चूँकि अब क्लोज्ड वेसल है तो वो उस वेसल के अंदर ऊपर जो वैक्यूम है आपके पास, जो खला है, वहाँ पे वेपर्स क्या हो जाएंगे, इकट्ठे होते रहेंगे।
ठीक है। अब वो वेपर्स जब वहाँ पे इकट्ठे होंगे, जब उसकी मैक्सिमम एवेपोरेशन हो जाएगी या एवेपोरेशन और कंडेंसेशन की जो रेट है वो बराबर हो जाएंगे, नेट उसकी एवेपोरेशन स्टॉप हो जाएगी, तो उस टाइम सपोज 10 उसके वेपर्स बने, 10 मालिक्यूल वेपर में गए। अब जितने वेपर्स के मालिक्यूल्स वहाँ पे बन चुके, वो वेपर वेपर क्या होती है, बेसिकली गैस के मालिक्यूल्स हैं, लिक्विड गैसियस फॉर्म में पहुँच गया। वो वेपर्स लिक्विड की सरफेस पे जितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो ये है वेपर प्रेशर। ठीक है, तो आपको अब वेपर प्रेशर की समझ आ गई होगी। अब हो एक और बात, एवेपोरेशन का जो प्रोसेस है ये सरफेस फिनोमिना है। लिक्विड की सरफेस के मॉलिक्यूल एस्केप होकर वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, बल्क के मॉलिक्यूल से नहीं जाएंगे। एवेपोरेशन हमेशा सरफेस पे होगी। सरफेस के ऊपर जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे उतना रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया यानी दूसरे लफ्ज़ में आप कह सकते हैं, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, यानी जितना आप खुले बर्तन के अंदर लिक्विड को रखेंगे, सरफेस के ऊपर उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे, उतना ज़्यादा रेट ऑफ एवेपोरेशन होगा। आप टेम्परेचर जितना बढ़ा देंगे उतना ज़्यादा एवेपोरेशन होगा। तो ये एक अलग टॉपिक है, उस तरफ हम नहीं जाना चाह रहे। अब ये आपको वेपर प्रेशर की समझ आ गई। अब पढ़ते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है जी, अब आपके पास एक सॉल्वेंट पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज वाटर था, उसका 30 डिग्री पे आपने रखा है, उसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम था, आपने वेपर प्रेशर उसका फाइंड किया। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, जिसको आप पी नॉट भी कह सकते हैं या यहाँ पे पी कहा गया है, लेट्स सपोज आपके पास उसकी कुछ वैल्यू आ गई, वो 50 mmHg आ गया। ठीक है, फिर आप उसके अंदर सोल्यूशन बनाएं, आप कुछ सॉल्यूट ऐड करें, डिजॉल्व करें, सोल्यूशन बन जाएगा। आप फिर उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे इसको नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटली, किस तरह हम जो है वो चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। तो आपके पास दूसरा वेपर प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी, जिसको आप कहेंगे PS, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। आप फिर इन दो वेपर प्रेशर की वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर के वेपर प्रेशर से क्या होगा, कम होगा। वेपर प्रेशर के अंदर कमी हो जाएगी सॉल्यूट को ऐड करने की वजह से। इस कमी को हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, विच इज डिनोटेड बाय P माइनस PS। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की समझ आ गई। ठीक है, उसके बाद ऐसा क्यों हुआ, हमने रीज़न देखनी है कि हमने उसके अंदर सॉल्यूट ऐड किया, तो सॉल्यूट ने जाकर ऐसा क्या किया कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर वो बड़े अच्छे से एवेपोरेट कर रहा था, उसका एक अपना रेट ऑफ एवेपोरेशन था, एक वेपर प्रेशर की वैल्यू थी उसकी। हमने सॉल्यूट ऐड किया, वेपर प्रेशर में कमी आ गई, हमने इस चीज़ को भी ऑब्जर्व कर लिया। बीइंग केमिस्ट अगर हमसे पूछा जाए, राहुल सलाह ने तो हमें एक रिलेशन दे दिया ना, कि उससे तो हम मैथमेटिकली तो बाद में बात करेंगे कि उसके अंदर चेंज आई तो कम होगा, बढ़ेगा, किस वजह से हुआ। मैथमेटिकल एक रिलेशन तो हमारे पास है। बीइंग केमिस्ट हम उसके अंदर लॉजिक ढूंढनी है, केमिकल कौन सी रीज़न उसके अंदर पीछे क्या वजह है। ठीक है, कि उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूट के जाने से कम हो गया, सॉल्यूट ने जाकर ऐसा आखिर क्या किया। तो इसमें दो रीजंस हैं। पहली वजह वो कहता है कि ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल it has cut down the number of solvent molecules escaping from a unit surface area of the solvent in a unit time at a given temperature। बिल्कुल सिंपल बात है, मैंने अभी आपको कहा कि एवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना है। अगर आपके पास एक बर्तन के अंदर सरफेस के ऊपर जो लिक्विड जिसने एवेपोरेट होना है उसके 10 मालिक्यूल्स हैं, तो लेट्स सपोज 1 सेकंड के अंदर पर यूनिट टाइम उसके एक मालिक्यूल एवेपोरेट होता है, तो 10 में से एक चला जाएगा। ठीक है, अगले 1 सेकंड में एक और चला जाएगा, इस तरह से उसका रेट ऑफ एवेपोरेशन एक चल रहा है। ठीक हो गया। जब आपने सॉल्यूट डालेंगे तो कुछ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल सरफेस पर रह जाएंगे। अब सरफेस तो आपके पास उतनी ही है, ये तो नहीं होगा सॉल्यूट आप डालेंगे तो बर्तन खुला हो जाएगा, बर्तन तो उतना ही है। सरफेस के ऊपर तो 10 मालिक्यूल्स ही आ सकते हैं, चाहे आप सॉल्वेंट के 10 मालिक्यूल रखें, चाहे आप सॉल्यूट के 10 रखें, तो सॉल्वेंट सॉल्यूट मिलाकर टोटल सरफेस के ऊपर 10 मालिक्यूल्स आ सकते हैं, जगह आपके पास इतनी है। जब सॉल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्यूट कुछ सॉल्वेंट के मालिक्यूल्स को बल्क में धकेल देंगे ऊपर, सरफेस के ऊपर कुछ सॉल्वेंट के मालिक्यूल्स रह जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि सरफेस के ऊपर सॉल्वेंट के मालिक्यूल्स जिसने एवेपोरेट होना है उनकी तादाद कम हो जाएगी। पहले 10 में से हम रेट ऑफ एवेपोरेशन फाइंड कर रहे थे,
अब लेट्स सपोज अगर 3 मालिक्यूल सरफेस के ऊपर सॉल्यूट के उन्होंने अपनी जगह कायम कर ली, अब सॉल्वेंट के कितने रह गए? 7। एवेपोरेट तो सॉल्वेंट नहीं होना है। अब 7 में से उसका जो रेट ऑफ एवेपोरेशन होगा अब वो कम होगा। देखिए अगर आपके पास सरफेस के ऊपर सिर्फ एक ही मालिक्यूल हो तो उसका एवेपोरेशन का रेट कम होगा ना। अगर 100 है तो 100 में से कुछ तो एवेपोरेट हो जाएंगे। तो पहली चीज़ जो मैंने आपको कही, आप यूँ भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ एवेपोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस के ऊपर सॉल्वेंट के मालिक्यूल्स की तादाद के। जितने ज़्यादा सरफेस के ऊपर सॉल्वेंट के मालिक्यूल्स होंगे उतनी ज़्यादा एवेपोरेशन होगी। तो चूंकि सॉल्यूट ने जाकर सरफेस के ऊपर सॉल्वेंट के मालिक्यूल्स की तादाद को कम कर दिया, इस वजह से सॉल्वेंट जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो कम हो जाएगा। जब एवेपोरेशन कम होगी तो कम वेपर्स बनेंगे, जब कम वेपर्स बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या करेंगे? कम एग्जर्ट करेंगे। इसलिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्यूट के ऐड करने से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि सॉल्यूट जाकर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होता है। अगर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो अब सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की वजह से सॉल्वेंट वहाँ से एस्केप हो रहे थे, उसका एक अपना फोर्स ऑफ स्ट्रेंथ थी सॉल्वेंट सॉल्वेंट के दरमियान। जब सॉल्यूट जाएगा तो सॉल्यूट सॉल्वेंट को ज़्यादा ताकत के साथ, ज़्यादा फोर्स के साथ अपने साथ बॉन्ड बना लेगा। मीन टू से सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रांग होगा एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से। दूसरी चीज़, चूँकि ये खुद नॉन वोलेटाइल है सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल का मतलब ये खुद वेपर्स में तो कन्वर्ट हो नहीं सकता, ना होने के बराबर इसकी एवेपोरेशन का रेट है। तो ये खुद वेपर्स में नहीं जा रहा तो ये सॉल्वेंट को भी कहेगा भाई किधर जा रहे हो, उसको भी वेपर्स में जाने नहीं देगा। उसकी भी जो एस्केपिंग टेंडेंसी है उसको ये कम कर देगा। तो इस वजह से भी क्या होगी? उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये हमारे पास रीजंस थी, ये आपने लिखनी है। उसके बाद सिंपल मैथमेटिकल रिलेशन जो राउल्स लॉ ने दिया, इसके अंदर डिटेल में हम ये डेरिवेशन कर चुके हैं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, वेयर x2 इज व्हाट? इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यानी दूसरे लफ्ज़ में हम कह सकते हैं जितना ज़्यादा सॉल्यूट डालेंगे उतनी ज़्यादा वेपर प्रेशर के अंदर कमी आएगी, सॉल्यूट उतना वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है। ये आपके पास राउल्स लॉ की स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, प्रीवियस लेक्चर में हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक और डेफिनेशन भी आपने पढ़ी है राउल्स लॉ की कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी ओवर पी इट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। या सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन को x2 से, या मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होती है? मोल फ्रैक्शन जिस पार्ट की आपने मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी होती है उसके नंबर ऑफ मोल्स पे डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन को। अगर आपने सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसके अंदर सॉल्यूट के मोल्स भी होंगे, सॉल्वेंट के मोल्स भी होंगे। अगर आपने सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो यानी x2 यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, तो इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी n1 प्लस n2। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। इसमें P जो है वो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, PS सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है जब आप उसके अंदर सॉल्यूट ऐड कर लेते हैं, P माइनस PS डेल्टा P जिसको हम कह सकते हैं ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। ठीक है। N2 यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 जहाँ पे भी जिसके भी साथ आएगा वो सॉल्यूट की इंफॉर्मेशन देगा। 1 जिसके साथ भी आएगा वो सॉल्वेंट की इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है। N2 ओवर N1 प्लस N2 ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जिसको x2 कहा गया है। ठीक है। तो ये हमारे पास राउल्स लॉ से एक रिलेशन आता है। ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से हम किस तरह से अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को एक्सपेरिमेंटली जो है हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। थैंक यू।